Okay, look at the first question here. The first question here is ZnO plus C gives Zn plus CO. In above reaction, reduction takes place in which substance? मैं एक बार अपना व्हाइट बोर्ड भी यूज करना चाहती हूँ. वेयर इज माई व्हाइट बोर्ड? वेयर इज द व्हाइट बोर्ड? ये रहा रिमोट कंट्रोल. या तो एनोटेट ले लेती हूँ एंड लेट मी टेक दिस वन. ओके, अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है Zn. कहाँ लिखूं मैं? यहाँ लिख देती हूँ. ZnO plus C gives you Zn plus CO. पूछा क्या है? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है. और क्या पूछा है? ये पूछा है कि रिडक्शन किसका हो रहा है. तो सबसे पहले टेल मी व्हाट इज रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब होता है रिमूव. या रिडक्शन मीन्स रिमूविंग ऑक्सीजन, या तो फिर आप बोल सकते हैं एडिंग ऑफ हाइड्रोजन. ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ऑक्सीजन किसका रिमूव हो रहा है? देखो ओ कहाँ से रिमूव हो रहा है? या ZnO से O रिमूव होके सिर्फ Zn बन गया. तो रिडक्शन किसका हुआ? किसका हुआ रिडक्शन? बताओ मुझे. ऑक्सीजन. ZnO का रिडक्शन हुआ. किसका रिडक्शन हुआ? जिंक ऑक्साइड का. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है, तो उसका कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लेना. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? इन द अबाव रिएक्शन रिडक्शन टेक्स प्लेस इन. कौन सा सब्सटेंस? यहाँ मुझे लिखना चाहिए रिडक्शन हो रहा है जिंक ऑक्साइड का. क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट इन योर सिलेबस. अभी हम इसको हटा देते हैं, नहीं चाहिए. ओके, अब मुझे कर्सर चाहिए, तो कर्सर कहाँ है? ये रहा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा नहीं है. द फ्लावर्स हैव. हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा है. सो यस, है ना? किस वाइल्ड केबेज. पता है? वाइल्ड केबेज आएगा मैम. ओके, देखते हैं. लेट मी रीड द क्वेश्चन. द फ्लावर्स हैव अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट इन डैश टू हैव ब्रेड ब्रोकली. अब देखो, ब्रोकली किसका एग्जाम्पल है? तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सिलेक्शन होता है, ठीक है, सिलेक्शन नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है. नेचुरल सिलेक्शन इज डन बाय नेचर, जिसके बारे में डार्विन ने बताया था. आर्टिफिशियल सिलेक्शन हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं. द एक्सपेरिमेंट्स आर नोन एज ब्रीडिंग. हमको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रॉप चाहिए या एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनिमल्स चाहिए, तो हम उसके लिए ब्रीडिंग करेंगे एंड दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन. आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम क्या सिलेक्ट करेंगे? ऐसी चीजें सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो वाइल्ड कैबेज लिया हमने, और वाइल्ड कैबेज को तरह तरह से हमने we have selected various things to give so many different variants. तो उसमें अगर आपने फ्लावर डेवलपमेंट अरेस्ट कर लिया तो आपको क्या मिल गया? ब्रोकली. इसी तरह से अगर आपने लीव्स, बहुत बड़े बड़े लीव्स वाला स्पीशीज सिलेक्ट किया तो आपको क्या मिल गया? केल मिल गया. अगर आपने या कोई आया था, एडमिट करना है उसको, कहाँ से एडमिट करूं? ओके, फिर तो केल कैसे मिला? बड़े बड़े लीव्स वाला ये करके. फिर अगर मैंने शूट को कंडेंस कर दिया तो वो क्या बन गया? तो वो बन गया कैबेज. तो ये टॉपिक दिया हुआ है चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में. प्लीज इसको अच्छे से पढ़ो. आर्टिफिशियल सिलेक्शन 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है. तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे? वाइल्ड कैबेज का सिलेक्शन कैसे हुआ है, different things, so that you can get different products. जैसे कि कॉलीफ्लावर था, केल था, कैबेज था, ब्रोकली था, और क्या था? और भी एक था. What was it? जल्दी बताओ. यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका वाइल्ड कैबेज. ठीक है, और क्या था बताओ? क्या भूल गई मैं? कोहल रबी. सॉरी, कोहल रबी.
कोलराबी, कोहलरबी। करेक्ट करेक्ट, इट वाज कोलराबी, यस। उसका स्पेलिंग आएगा इस तरह से, क्या था वो था कोलराबी। एक और चीज जो मैं भूल गई, दैट इज कोलराबी। ओके, ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इट इज, अच्छा ये वाला अभी हमारा हुआ नहीं है, तो हम लोग नीचे जाएंगे। ये वाला चैप्टर अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, सोप वाला भी नहीं पढ़ाया है। अच्छा ये बता दो, ऑप्टिशियंस हैज प्रेस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस इंडिकेटिंग -0.4 diopter. दिस मीन्स दैट द लेंस प्रेस्क्राइब इज कॉन्वेक्स। आपको मुझे बताना है whether the given statement is true or false। बताओ कैसे बताएंगे, ये ट्रू है या false है? So what are we talking about here? We are talking about corrective lens. Let me take my, ओके यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? करेक्टिव लेंस की बात कर रहे हैं। दिया क्या है? -0.4 डायोप्टर। ओके, -0.4 डायोप्टर। डायोप्टर क्या दिखाता है? डायोप्टर दिखाता है पावर ऑफ द लेंस। पावर का मतलब क्या है? व्हाट इज पावर? पावर का मतलब है कि सपोज अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? सपोज वो कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? बताओ मुझे कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग। इस तरह कन्वर्जिंग। से अगर मैंने एक कॉन्केव लेंस लिया है, ऐसा कॉन्केव लेंस यस मैम। कैसा होता है? कॉन्केव डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छे से याद रखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग। नाउ व्हेन आई सी पावर, कितना कन्वर्ज कर सकता है या कितना डाइवर्ज कर सकता है, दैट इज मेंट बाय पावर। तो अगर वो बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है तो इसको हम बोलेंगे कि इट इज ऑफ हाई पावर। कम कन्वर्ज कर सकता है, इसको हम बोलेंगे इट इज ऑफ लो पावर। सेम फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। अब ये पावर को हम कैसे मेजर करेंगे? सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं दरवाजा बंद करके आऊं, आवाज बहुत आ रही है। Okay. Oh, the recording was already on. Okay. So anyways, power का मतलब क्या है? पावर का फॉर्मूला है 1/f। याद रखना, पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f। और ये भी याद रखना कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, जो कॉन्केव लेंस है उसका पावर हमेशा नेगेटिव होगा। कैसे याद रखोगे इसको? मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था। क्या ट्रिक बताया था मैंने आपको? वेक्स एक्स में पॉजिटिव और केव में क्या याद नेगेटिव। रखोगे आप? वेक्स इज पॉजिटिव, तो वेक्स का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी हमेशा पॉजिटिव लोगे और उसका पावर भी हमेशा पॉजिटिव लोगे। तो अगर कॉन्वेक्स पॉजिटिव है तो कॉन्केव नेगेटिव होगा। क्लियर है ये सबको? इज इट क्लियर? यस मैम। ऑल। यस मैम। यहाँ पे तो क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है वेक्स इज नेगेटिव, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। फॉल्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स। Now coming to next question. The next question फॉल्स। is the reflex action is controlled by heart। सही है क्या? हार्ट का काम नो मैम। रिफ्लेक्शन कंट्रोल नो मैम। करना है? बिल्कुल नहीं। फाइनल। हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड पंप करना आपकी पूरी बॉडी में, सो दैट ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे। तो द जॉब ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड। इट हैज नथिंग टू डू विद रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मेड्यूला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है?
ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. लेट्स गो फर्दर. ओके, अब यहाँ पे लिखा है विच अमोंग द गिवन ऑप्शंस, इसको क्लियर कर देते हैं. विच अमोंग द गिवन ऑप्शन इज नॉट एन इनर्ट गैस. कौन सा इसमें इनर्ट गैस नहीं है? कौन सा इनर्ट गैस नहीं है? देखो, हाइड्रोजन इनर्ट गैस है? नहीं. हाइड्रोजन तो नहीं. रिएक्ट कर सकता है ना. हाइड्रोजन इज वेरी मच रिएक्टिव गैस. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, बहुत सारी चीजों के साथ रिएक्ट कर सकता है. सो हाइड्रोजन. ये रॉन्ग है. हीलियम है, नियॉन यस, आर्गन यस. तो कौन सा इनर्ट गैस नहीं है? हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन. नॉट एन इनर्ट गैस. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वाज. ओके, नीचे जाएंगे. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने अभी नहीं पढ़ा है, इसको छोड़ देंगे. फॉसिल वाला पढ़ा हुआ है हमने. वी हैव डन दिस फॉसिल वाला. So the fossil technique, the fossil dating technique is used to find which of the following. Fossil dating technique का मतलब क्या है? You are actually talking about, what are you talking about? You are talking about रेडियोमेट्रिक डेटिंग. जब हमने चैप्टर 9 पढ़ा था तब मैंने बताया था हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? रेडियोमेट्रिक डेटिंग की बात कर रहे हैं. तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हम किसकी एज पता कर सकते हैं? कंपोजिशन ऑफ सॉइल? बिल्कुल भी नहीं. एज ऑफ फॉसिल? यस. इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स ओवर जनरेशन? नहीं. कंपोजिशन ऑफ फॉसिल? नहीं. तो हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग से क्या पता लगा सकते हैं? हम एज ऑफ फॉसिल पता लगा सकते हैं कि ये कितने मिलियन या कितने बिलियन ईयर्स पुराना है. इसीलिए हमारे पास Yes. पूरा का पूरा टाइमलाइन है कि डायनासोर्स कब इवॉल्व हुए, डायनासोर्स कब एक्सटिंक्ट हुए, पहली बार हमने ह्यूमंस अर्थ पे कब देखे. ऑल दोस थिंग्स कैन बी नोन बिकॉज ऑफ रेडियोमेट्रिक डेटिंग. लेट्स मूव फर्दर. ओके, the least 2.5 distance, centimeter. the least distant vision for a young adult women, sorry, it is young adult with normal vision is. आप कितनी दूर रखोगे ऑब्जेक्ट को कि आपको क्लियर विजन दिखाई देगा? किसको आता है आंसर? Yes, ma'am. 2.5 25 centimeter. सेंटीमीटर. 25 centimeter. यस. 2.5. सबको 25 का फिगर तो याद है, पर आपको यूनिट देखना भी जरूरी है. आंसर इज 25 सेंटीमीटर. ठीक है, इट इज नॉट 2.5 Yes, ma'am. सेंटीमीटर, इट इज नॉट 2.5 मीटर. आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर. ओके, इसको बस रटना है, याद रख लेना इसको. ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी हमने नहीं पढ़ा है. ग्रेविटेशनल पुल नहीं पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है हमने. नेम द साइंटिस्ट आफ्टर whom SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड. सबसे पहले ये बताओ मुझे, SI यूनिट क्या है करंट का? करंट का SI यूनिट क्या है वो बताओ मुझे पहले तो. Ampere. करेक्ट. SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. Mary Ampere. French scientist. Mary Ampere. तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? Mary Ampere. Mary Ampere. MARRY, Mary. Okay, or you can simply write Ampere. एंडर मैरी एम्पियर. sorry. So if you want to write the entire name with the correct spelling, it is Andrew Mary Ampere. Okay, let us go to the next question now. अरे ये क्या हो गया? Okay. So next question is name. अरे इसको कहाँ, ये क्यों यहाँ हो गया? इसको यहीं लाना है. Wait. Name the group of bacteria found in human intestine whose presence in water indicates contamination of disease causing microorganism.
ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, लेकिन अगर सेम बैक्टीरिया वाटर में प्रेजेंट है तो वो शायद पैथोजेनिक हो सकते हैं. आई थिंक द नेम इज ई कोलाई. द नेम ऑफ द बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन आर ई कोलाई. ठीक है, उसका नाम ही ई कोलाई इसलिए है. कोलाई कम्स फ्रॉम द वर्ड कोलॉन. कोलॉन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. सो ई कोलाई बैक्टीरिया आर फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन. ओके, चलो नेक्स्ट. अबे यार ये क्यों यहाँ आ गया. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है complete the statement. We should avoid the use of disposable plastic because. क्यों avoid करना चाहिए disposable plastic को use करना? It is जल्दी बताओ. non-biodegradable. It is non-biodegradable. Because it is non biodegradable. ठीक है, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है इसलिए हमको इसको यूज नहीं करना है. ओके, चलो ये तो बहुत ही बार डिस्कस हुआ क्वेश्चन है. अ मिल्कमैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. Why does he shift pH from milk from 6 to slightly alkaline? Why does this milk take a long time to set as a curd? हो क्या रहा है यहाँ पे? मिल्क के अंदर क्या मिला रहे हो? बेकिंग सोडा मिला रहे हो. बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा कैसा होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है? Basic. बेसिक. बेकिंग सोडा इज बेसिक. फॉर्मूला क्या है उसका? व्हाट्स द फॉर्मूला? इट इज NaHCO3. ठीक है. साइंटिफिक Yes, नेम क्या है इसका? इसका साइंटिफिक नेम है सोडियम Sodium carbonate. हाइड्रोजन कार्बोनेट. कार्बोनेट. तो बेकिंग सोडा इज नथिंग बट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. वो बेसिक है. अच्छा, मिल्क कैसा होता है? मिल्क एसिडिक है या बेसिक है? थोड़ा एसिडिक है, थोड़ा सा एसिडिक है. अगर मुझे आपको इसका एग्जैक्ट पीएच बताना है, लेट मी ट्राई टू शो इट्स एग्जैक्ट पीएच. ओके, सो आई वांट माय स्क्रीन अगेन. ये स्क्रीन. हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि मिल्क का पीएच होता है, कितना होता है मिल्क का पीएच? वेयर इज माय टूल बॉक्स? ओके, तो मिल्क का पीएच होता है, पीएच ऑफ मिल्क इज 6.5 to 6.7. मतलब इट इज ऑलमोस्ट Yes, न्यूट्रल. ma'am. अब अगर मैंने इसमें बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेकिंग सोडा मिला दिया तो ये मिल्क का पीएच कैसा हो जाएगा? अल्केलाइन हो जाएगा. अल्केलाइन मतलब वो कैसा हो जाएगा? ग्रेटर देन 7 हो जाएगा. अच्छा, मुझे बताओ, जब मिल्क खराब हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसको बोलते हैं सॉरिंग ऑफ मिल्क. हिंदी में बोलते हैं Sorry दूध of फट milk. जाना. और इंग्लिश फट जाना. सॉरिंग ऑफ मिल्क. तो Milk. सॉरिंग ऑफ मिल्क कब हो जाएगा? जब मिल्क का पीएच जब- हो जाएगा एसिडिक. राइट. सो एक मिनट. So milk becomes acidic when it is spoiled. तो अगर हम इसमें इसको अल्केलाइन कर देंगे तो दूध जल्दी खराब नहीं होगा, ज्यादा देर तक फ्रेश रहेगा, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी. तो 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है. अकॉर्डिंगली लिखना, why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline? So that, why does he do that? He does that because you can preserve milk for a longer time. So you can preserve milk for a longer time. It will not spoil, है ना? It will not spoil for a longer
टाइम। ओके, और क्या पूछा है? Why does this milk take a long time to set as a curd? Why does it take long time to set of the curd? जब आप कर्ड बनाते हो तब क्या होता है? So in curd, lactic acid is produced. What is produced? Lactic acid is produced. So because milk is basic, it takes longer time to produce acid. और या तो आप बोल सकते हो it takes longer time to shift the pH to acidic. समझ में आया आपको? Could you understand this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Let us clear everything. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम विथ नाइट्रिक एसिड डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, व्हाई? देखो ये कहाँ से आया है, कहाँ से आया ये? एक्चुअली हमने एक रिएक्शन पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है प्रॉपर्टीज, आई थिंक आई विल बेटर टाइप। सो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमने पढ़ा था कि जब आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हो, एसिड प्लस मेटल, बताओ तो मुझे क्या मिलता है? Salt plus hydrogen gas. Salt plus what? Yes, acid plus metal, very good. It gives you, what does it give you? It gives you salt plus हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये सेम चीज सारे एसिड्स के साथ होगी। आप HCl ले लो, H2SO4 ले लो, कोई भी एसिड ले लो, इट विल गिव यू सॉल्ट ऑफ दैट मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर आपने कौन सा एसिड यूज किया? अगर Nitric. आपने ये एसिड में HNO3 ले लिया है तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? आपको वाटर मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है नाइट्रिक एसिड? Oxidizing agent. वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो हाइड्रोजन को क्या करेगा? वो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देगा और उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको वाटर मिलेगा। तो आप लिखेंगे, देखो 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंगली लिखना। यू विल से दैट नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो वाटर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू, हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, madam. Then let us go to the next question. न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अभी आपको नहीं है, एटॉमिक रेडियाई आपको नहीं है, ये सब नहीं है आपको। अरे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सबको आता होगा ये तो। राइट द Yes, ma'am. इक्वेशन नेसेसरी फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो कौन बताएगा मुझे इक्वेशन मैम प्रोसेस मैं ऑफ बोलूं? फोटोसिंथेसिस? मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। C6H12O6 plus 6O2, sorry, 6H2O plus 6CO2 gives C6H12O6 plus 6H2O. फोटोसिंथेसिस में हमारे रॉ मटेरियल्स क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड था और Yes, ma'am. वाटर था, है ना? Chlorophyll. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हमने यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? Glucose, इन प्रेजेंस ऑफ Sunlight on. sunlight and chlorophyll. एंड क्लोरोफिल। और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। Glucose. इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। H12O6 और क्या बना? 6O2 oxygen. 6O2 plus 6H2O. या नहीं मिला? मिला. वाटर भी मिला? श्योर हो? 6H2O. No, Yes, ma'am. वाटर मिलता है या नहीं मिलता है, ये बताओ पहले मुझे। No, ma'am. वो No, ब्रेक ma'am. डाउन No, ma'am. करते तभी मिलता है। सो डोंट फॉरगेट दिस।
आपको वाटर भी मिलता है, वाटर रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट साइड में भी है। अच्छा, अब बैलेंस करना पड़ेगा ना रिएक्शन को। कैसे रिएक्शन को बैलेंस करोगे? देखो, Yes. ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं? 6, तो सिंपल है, यहाँ 6 लगा दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। 12. लेकिन देखो, 12. वाटर तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये ना 12 होंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 12 है। 12. ग्लूकोज कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा। ऑक्सीजन कितने मिलेंगे? 6 ऑक्सीजन 6. मिलेंगे और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये हो गया आपका कंप्लीट बैलेंस्ड Yes. रिएक्शन। इसमें अभी एक कमी है, आपको क्या लिखना पड़ेगा? स्टेट्स लिखने पड़ेंगे। सो गैस, लिक्विड, वाटर लिक्विड स्टेट में भी हो Yes. सकता है, गैसियस स्टेट में भी, वाटर वेपर के फॉर्म में भी हो सकता है। एंड देन यू विल ऑल्सो हैव ग्लूकोज। कैसा मिलेगा? ग्लूकोज का सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसको लिखना Aqueous. aqueous। ये है गैस और ये वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होगा, तो दैट इज दिस। ठीक है, अच्छे से इक्वेशन याद रखोगे। रिपीट कर देती हूँ। 6 carbon dioxide molecules react with, I should say 6 moles. 6 moles of carbon dioxide react with 12 moles of water in presence of sunlight and chlorophyll to give you 1 glucose molecule plus 6 moles of oxygen and 6 moles of water. Okay, next question now. What is the next question? Let us see. अरे ये क्यों नीचे आ जाता है यार, इसको यहीं रख दो। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरोबिक। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सबको आता है ना ये डिफरेंस बिटवीन Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनएरोबिक? यहाँ पे ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे Oxygen ऑक्सीजन इज Is not required. रिक्वायर्ड। more यहाँ energy is released. ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट ऑफ एटीपीज। और यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और आपको क्या मिलेगा? आपको या तो इथेनॉल मिलेगा या तो लैक्टिक एसिड मिलेगा। और एटीपी कैसे मिलेंगे? कम मिलेंगे, लेस एटीपी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। ये पॉइंट समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Respiration, Madam. glucose is completely broken down to give you water, carbon dioxide and lot of ATP, more amount of, इसको भी एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, number of ATP produced in oxygen